सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। एक सिंगर को 20 गोलियों से, जी हां 20 गोलियों से भून दिया गया। कल हटी थी सुरक्षा और आज AK-47 से हमला हो गया है। ये क्या इत्तेफाकन है या इसके पीछे गहरी साजिश है? ये सिंगर को आप देख रहे हैं, ये है सिंगर जिनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला बड़े सिंगर, पंजाब के, बड़ी फैन फॉलोइंग, लाखों करोड़ों में सिद्धू के फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको सुनने वाले और चाहने वाले। सिद्धू की गाड़ी पर आज किस तरह से हमला हुआ, पहली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। सिद्धू की गाड़ी, ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, ये जो बुलेट मार्क आप देख रहे हैं, देखिए शीशे में छेद हुए, सामने से फायरिंग की गई है। 4 5 6 साफ साफ आपको बुलेट स्पॉट नजर आ रहा है शीशे पर। यह जो महिंद्रा की जीप है, इस जीप से सिद्धू जा रहे थे दरअसल अपने गांव की तरफ, बताया जा रहा है, और उसके बाद सामने से आकर इनके ऊपर बुलेट से फायर किया गया। ये सिर्फ 6 स्पॉट आपको शीशे से नजर आ रहे हैं जो सामने से फायर हुआ है। बताया जा रहा है जीप के दोनों तरफ से फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू की मौत हो गई है। अब आप इन बुलेट से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से। और आपको बताऊं, AK-47, सोचिए जरा, AK-47 पंजाब में कहां से आई और AK-47 से यह फायरिंग हुई है। 1 2 3 4 5 6। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं लाल टी शर्ट में जो आपको शख्स नजर आ रहा है, यही सिद्धू मूसेवाला है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी में जो आगे की सीट पर जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, सिद्धू मूसेवाला की। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। पूरी बॉडी पर गोलियों के निशान है, 20 फायर बुलेट किए गए, 20 गोलियों के निशान है सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर। अगली तस्वीर दिखाइए जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, CCTV तस्वीर, सिद्धू के कार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मूसेवाला हत्याकांड में 2 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। पटियाला से इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। 2 गिरफ्तारियां हुई है। बड़ी खबर कि 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। इस मामले के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस मामले में जो निकल कर आ रही है, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं CCTV तस्वीर, ये मूसेवाला की गाड़ी है। ये जो आप जीप देख रहे हैं, इसी में मूसेवाला बैठा हुआ था। ये जीप आगे जा रही है, पीछे एक गाड़ी और जा रही है। किसकी गाड़ी है कोई नहीं जानता। ये आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी आगे जा रही है। ये बताया जा रहा है CCTV फुटेज, मूसेवाला की इसी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। फिर से मैं दिखाऊंगा, ये जो आप जीप देख रहे हैं, इसी में मूसेवाला सवार था जब ये गाड़ी आगे बढ़ी। बताया गया इसके साथ साथ कुछ लोग थे जो इसे फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आइए अब आपको बताता हूं कैसे इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। मूसेवाला अपनी गाड़ी में सवार थे और क्या कुछ लोग इस ताक में थे कि मूसेवाला की सुरक्षा हटे और उस पर हमला किया जाए। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आगे आप देख रहे हैं, ये है मूसेवाला की गाड़ी जिसमें वो सवार था। मूसेवाला पर AK-47 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। जी हां, 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरा सच सामने आएगा। मनसा के जवाहर के गांव के पास मूसेवाला को टारगेट किया गया। जीप के दोनों तरफ बताया जा रहा है, यानी इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ जीप के खड़े हुए हमलावर, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। और जीप के पीछे बताया जा रहा है एक गाड़ी थी जो लगातार पीछा कर रही थी इसका, और कार सवार हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। यानी कार पीछे जो चल रही थी उसमें हमलावर सवार थे। करीब 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। फायरिंग में 2 और लोग घायल बताए जा रहे हैं, और कल ही पंजाब सरकार ने उसकी सुरक्षा घटा दी थी। यही सवालों के घेरे में है कि आखिर मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटाई गई। कल मूसेवाला के 2 सुरक्षाकर्मी हटा दिए गए थे, इस तरह की खबर है। मूसेवाला को गैंगस्टरों ने से लगातार धमकी भी मिल चुकी थी इससे पहले, उसके बाद सिक्योरिटी क्यों हटाई गई। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है और कनाडा से यह अपना गैंग चलाता है, गोल्डी बरार बताया यह जा रहा है। और राजस्थान के गैंगस्टर पर भी हमले में शामिल होने का शक जताया गया है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं।
तस्वीरें वो दिखाने जा रहा हूं जब मूसेवाला की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप जो देख रहे हैं, ये मूसेवाला की बॉडी आप देख रहे हैं, स्ट्रेचर पर मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरा मुआयना कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम होगा, सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कहां कहां बुलेट्स लगी है, कैसे मौत हुई है और किस तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। ये स्ट्रेचर पर आप देख रहे हैं मूसेवाला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। आइए आपको सुनवाते हैं एसएसपी गौरव तूरा जो वहां पहुंचे। एसएसपी ने खुद जाकर मौके का मुआयना किया है, घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। सिद्धू मूसेवाला अपने ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੀਡਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, क्रिमिनल्स, इमीडिएटली उन्होंने फड़ के कानून छेती से रिजल्ट। तो आप एसएसपी को सुन रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि छोटा शख्स नहीं था मूसेवाला, बड़ा शख्स था, बड़ी शख्सियत था पंजाब में। इसके बाद देखिए ट्वीट आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, युवा कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बेहद दुखी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और चुनाव लड़े और हार गए। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने लिखा, मूसेवाला की हत्या से गहरा दुख हुआ है, हत्या के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। तो संबित पात्रा ने लिखा, किस आधार पर हटाई गई पंजाब को सुरक्षा जो हटाई गई है, पंजाब को केजरीवाल राघव चड्ढा चला रहे हैं। यह संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम कह रहे हैं, पंजाब में कानून व्यवस्था फेल है, पंजाब में अपराधियों को कानून का डर नहीं है। यह कैप्टन कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी हमलावर है, वो सुनाएंगे। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं जरा, जो मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने प्रोटेस्ट किया है। एम्बियंस के साथ सुनाइए, उनकी मां को देख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मां ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। वो सीधे सवाल पूछ रही है कि उनके बेटे की सुरक्षा क्यों हटाई गई, और यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। उससे पहले एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, जो परिवार जब पहुंचा है, पीड़ित परिवार आप देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, उनके परिजन सभी हॉस्पिटल पहुंचे। भारी भीड़। अब आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग क्या थी। अब जरा सुनिए, बीजेपी सीधा सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राघव चड्ढा को तो इतनी सिक्योरिटी दे दी है, मूसेवाला की सुरक्षा कहां है। सुनिए सर। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के। जब एक मां ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो, मुझे भी एक गोली मार दो, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो। उसकी मां ने कहा, मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ। किंतु जो आज फौरी नजर से दूर से भी दिख रहा है पंजाब में, जो लोग पंजाब को नहीं समझते, जो लोग पंजाब को नहीं जानते, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चला रहे हैं। आप सब जानते हैं, कल ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 400 से अधिक लोगों को, जिनको उन्होंने वीवीआईपी कहा, उनके सुरक्षा को वापस लिया गया है। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो पंजाब के अलावा मूसेवाला को जानते हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मूसेवाला का जन्म 17 जून 1993 को हुआ था और पंजाब के मनसा जिले का रहने वाला था सिद्धू मूसेवाला।
मूसेवाला के पिता जो थे वो सेना में थे और सेना से रिटायर हुए थे। कॉलेज के दिनों से में ही म्यूजिक का शौक था, संगीत का शौक था। मनसा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए सिद्धू मूसेवाला। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला को यूथ आइकॉन कहा था। जिस दौरान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, सोशल मीडिया पर आपको बताऊं लाखों फैन फॉलोइंग सिद्धू मूसेवाला की है। इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और ये फैन फॉलोइंग उनकी जो मैं आपको बता रहा हूं, सिद्धू मूसेवाला का तारुफ है ये। बहरहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर, इस खबर से जुड़ी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। डीजीपी संभव है कुछ वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सुनवाऊंगा, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर है ये तेरा कानून ये मेरा कानून। ये सवाल इसलिए कि जमीयत ने तस्वीर दिखाई, जमीयत ने 2 दिन तक सम्मेलन किया और इस 2 दिन के सम्मेलन के दौरान जमीयत ने अगली तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए, जमीयत ने ज्ञानव्यापी पर प्रस्ताव जारी किया। ज्ञानव्यापी पर प्रस्ताव, न सिर्फ जमीयत ने ज्ञानव्यापी पर प्रस्ताव जारी किया बल्कि मदनी ने क्या कहा, प्रस्ताव में क्या है जो जमीयत ने ज्ञानव्यापी पर जारी किया है, और ओवैसी क्या कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। ज्ञानव्यापी पर देवबंद से जमीयत ने क्या प्रस्ताव जारी किया। सबसे पहले देखिए मौलाना मदनी वहां मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में प्रस्ताव पास हुआ और ज्ञानव्यापी पर जमीयत का प्रस्ताव आया। इसे मूव करेंगे। प्राचीन उसमें है प्रस्ताव में कि प्राचीन इबादत गाहों पर विवाद शांति के लिए खतरा है और इतिहास की गलतियों के नाम पर आंदोलन से फायदा नहीं होगा। वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा निचली अदालत ने बाबरी केस में भी सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी की है, यह कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी भी ज्ञानव्यापी पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी ने मुस्लिमों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ओवैसी कह रहे हैं हमारी हर निशानी वो मिटा देना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा टोपी मस्जिद मीनार देश के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कोर्ट का फैसला संसद के 1991 एक्ट के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा ज्ञानव्यापी में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, ज्ञानव्यापी में कोई शिवलिंग नहीं है। बर्क का कहना है 2024 चुनाव के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं भावना भड़काने की कोशिश हो रही है ज्ञानव्यापी को लेकर। देश में मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है। जी हां, मुल्क को बचाना है, कौम को बचाना है, बर्क का कहना यह है। आइए अब आपको सुनवाता हूं मौलाना महमूद मदनी को, सुनिए और उस पर क्या पलटवार बीजेपी कर रही है, और ओवैसी को सुनिए उस पर बीजेपी क्या हमला कर रही है। सुनिए सर। चाहे ज्ञानव्यापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। 3 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आक्रांताओं ने बना दी, और आज एक फोरम के तहत अगर हिंदुस्तान के लोग, आपको भी वही फोरम मिला हुआ है न्यायालय का, आप भी जाकर अपनी बात कह सकते हैं, और न्याय से अगर कोई फैसला आ रहा है और सबको स्वीकार है तो आप उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात क्यों कर रहे हैं। और आज जो बात वो कर रहे हैं ज्ञानव्यापी को लेकर या और भी, आपको भी अधिकार है, आप न्यायालय जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो न्यायालय में विश्वास रखिए ना। आप इतना परेशान क्यों हुए जा रहे हैं, आप इतना भावुक क्यों हुए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा।
अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहां पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुंच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं। और तो आप सुन रहे थे डीजीपी को, उन्होंने बड़ी बात बताई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग मूसेवाला की हत्या के पीछे है और 30 बुलेट, वो कह रहे 30 बुलेट बरामद हुई है, यानी 30 गोलियां बरसाई गई थी। तो आप सुन रहे थे मूसेवाला की हत्या के मामले में अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, टीम बना दी गई है। ये बड़ी खबर थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि एक तरफ तो जो लोग बात करते हैं 3 तलाक पर तो शरीयत चाहिए, लेकिन ज्ञान व्यापी पर 1991 का कानून याद आ जाता है। यानी जहां सहूलियत है वहां तो संविधान और कानून, और जहां सहूलियत नहीं वहां शरीयत। जरा ओवैसी को सुनिए। और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये देश 138 करोड़ भारतीयों का है जिनके दिल में हिंदुस्तान और संविधान बसता है, न कि उन लोगों का जिनके दिल में तालिबान और आईसिस इस्लामिक स्टेट बसता है। वैसे तो आप कहते हैं कि मुगलों से आपका कोई लेना देना नहीं, परंतु बार बार चाहे औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना हो या मुगलों के कुकर्मों को बचाव करना हो, आप हमेशा सामने निकल कर आते हैं। तो आइए अब आपको मैं सुनाता हूं, बताता हूं। कई दिनों से आप सुन रहे हैं मौलाना महमूद मदनी, उनके बयान से सुर्खियों में है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर महमूद मदनी है कौन। बहुत कम लोग हैं जो पूरा तारुफ उनके बारे में जिन्हें पता है। तो देखिए जरा, मौलाना महमूद मदनी को आप देख रहे हैं, सामने खड़े हैं। इनके बारे में बताऊं, महमूद मदनी का जन्म सहारनपुर के देवबंद में हुआ। दारुल उलूम देवबंद में मदनी ने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद कुछ वक्त उन्होंने बिजनेस किया। 2001 को जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव बने। 2001 में समाजवादी पार्टी से, यहां सियासत से भी ताल्लुक रहा, समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत की उन्होंने। 2006 से 2012 तक यूपी से राज्यसभा के सांसद भी रहे। मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं और जमीयत के दूसरे दिन एक मंच पर मदनी परिवार आ गया। मदनी परिवार में भी अब तक विवाद था, लड़ाई थी। 2 गुटों में बटा है जमीयत उलेमाए हिंद। दोनों अलग अलग गुट के अध्यक्ष हैं। मौलाना अरशद मदनी भी मंच पर पहुंचे। जो अरशद मदनी है वो महमूद मदनी के चाचा हैं।
आपको बताऊं, अरशद मदनी और असद मदनी भाई थे। असद मदनी के बेटे महमूद मदनी और अरशद मदनी और महमूद मदनी चाचा भतीजे हैं। मदनी ने 2019 में एनआरसी और सीए का विरोध किया था और सीए के खिलाफ देश भर में विरोध का आह्वान भी किया था। ये इनका तारुफ। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सवाल यह है, एक बुनियादी सवाल यह है कि जो बात मैंने शुरू में कही, ज्ञानव्यापी पर कह रहे हैं 1991 का कानून है, 1991 के कानून से सब होगा, लेकिन 3 तलाक पर कह रहे हैं ये तो शरीयत के हिसाब से होगा। तो ऐसा तो देश में नहीं चलेगा कि एक चीज तो शरीयत के हिसाब से और जहां ना समझ आए वो कानून के हिसाब से। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। अब सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद पर 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, 1991 कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कह रहे हैं देश में संविधान में बाकायदा जब हमें ताकत दी है, कानून है कि आप जो है किसी चीज को बदल नहीं सकते, तो फिर आखिर इस पर क्यों सुनवाई हो रही है? कानून है। लेकिन 3 तलाक पर भी कानून है, लेकिन उस पर मदनी साहब क्या कह रहे हैं? शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, उनका कहना है। वो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता मंजूर नहीं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मंजूर नहीं है। हर मुस्लिम इसका विरोध करेगा, उनका कहना है। वो कह रहे हैं सभी मुसलमान शरीयत का पालन करेंगे और साथ ही साथ शादी, तलाक, ये सब हमारे रीति रिवाज हैं और इसमें किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। यह कहना है महमूद मदनी का। इसको रोकना मतलब इस्लाम में हस्तक्षेप करना है। संविधान के आर्टिकल 25 के ये खिलाफ है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं महमूद मदनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। आप तो सदस्य भी रहे हैं राज्यसभा के भाई, आप सांसद भी रहे हैं, तो आप ये बात कहे किस मुंह से रहे हैं? या असदुद्दीन वैसी भी कहें तो किस मुंह से कहेंगे? आप इसी देश के ही तो संसद में सदस्य रहे हैं और वहीं से तो कोई संविधान बनता है, कोई संविधान के लिए निर्णय लिए जाते हैं और समय समय पर अगर संविधान में परिवर्तन या कोई संशोधन की जरूरत होती है तो सदन से ही तय होता है। तो ये वो भूल गए अपने निजी स्वार्थ के लिए। असल में सबसे देखिए, शरीयत के खिलाफ है तो इसका मतलब क्या आप संविधान का पालन नहीं करोगे? अगर शरीयत में कुछ नहीं लिखा हुआ या शरीयत में जो कुछ एडवर्स लिखा हुआ है तो भारतीय संविधान की अवहेलना करेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, इनकी मन मस्तिष्क और इनकी विचार अभी भी वही जिहादी सोच है। भारत संविधान पे चलने वाला देश है और इस संविधान में सारे भारतीय नागरिक जो हैं एक समान है। और जहां तक 3 तलाक की बात करें तो कई मुसलमान देशों ने भी इसे त्याग दिया है। यदि कोई मुसलमान उसे लगता है कि मैं इस्लाम के आधार पर रहना चाहता हूं, शरिया के आधार पर रहना चाहता हूं, तो विश्व में 50-60 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम के आधार पर चलते हैं और वो उनका अधिकार है, उनको उन देश में जाकर रहकर इस्लाम के आधार पर रहना चाहिए, शरीयत के आधार पर। और आइए बताते हैं आपको फिलहाल कैसी स्थिति है। ये देखिए जरा, आपके सामने ये ग्राफिक्स जो आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं अभी समान नागरिक संहिता नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ ये कानून, मुसलमानों पर ये कानून नहीं है। तो अभी स्थिति क्या है? प्रॉपर्टी के लिए कई शादियां होती हैं। मुस्लिमों को 3 शादी का भी अधिकार है। एक हिंदू 3 शादी नहीं कर सकता, कानून उसे 1 शादी का अधिकार देता है। गोद लेने पर बच्चे को पूरी संपत्ति देने का प्रावधान नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर बीवी को शौहर के बराबर दर्जा नहीं है। जब नागरिक संहिता कानून आ जाएगा, सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे, यानी जो इस देश में रहने वाला हिंदू, सिख और ईसाई को कानून का पालन करना है, वही एक मुस्लिम के लिए भी वही कानून होगा। प्रॉपर्टी को लेकर पति पत्नी में भेदभाव नहीं होगा इस कानून में। प्रॉपर्टी के मामले में बेटे और बेटी में भी भेदभाव नहीं होगा। बराबरी का अधिकार संपत्ति और वसीयत में मिलेगा। अभी स्थिति क्या है? 3 तलाक पर कानून के बाद भी कई केस हो जाते हैं। तलाक की यूसीसी से क्या होगा कि तलाक की प्रक्रिया जो है वो एक समान हो जाएगी। जैसे एक हिंदू महिला या पुरुष तलाक ले सकता है, वही कानून मुसलमान के लिए भी होगा। यूसीसी से क्या होगा? तलाक का ग्राउंड सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा।
शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी, यह होगा यूसीसी आने से। तो यह है जो अधिकार अब तक जिस तरह की चीजें हैं वो उसके बाद छिन जाएंगी। लड़की की शादी की उम्र 18 साल हो जाएगी, महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा। इसके बाद यूसीसी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स उसके लिए एक ही कानून होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है योगी के मिशन 75 की। योगी आदित्यनाथ का मिशन 75 क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ आखिर किस तैयारी में है? योगी ने तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश में। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। आज कार्य समिति की बैठक थी, योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद थे और योगी ने दरअसल मिशन 75 उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतने का मिशन बनाया है योगी ने। कैसे जीतेंगे 75 सीटें ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए जरा, 2014 में बीजेपी ने जीती थी 73 सीटें, 73 सीट्स बीजेपी के खाते में थी 2014 में। 2019 का दिखाइए जरा, 2019 में बीजेपी ने जीती 64 सीटें, 19 में सीटें कम हो गई, लेकिन 24 में योगी ने टारगेट बनाया है 75 का, 75 सीटें जीतने का योगी का टारगेट है। जरा सुनिए योगी को क्यों यकीन है और कैसे यकीन है कि वो यूपी में इस बार 80 में 5 कम 75 सीटें जीतेंगे। सुनिए जरा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये योगी का कॉन्फिडेंस है, ये उनका मिशन 2024 का मूल मंत्र है। 2022 विधानसभा चुनाव के झटके से विपक्षी दल अभी उबर भी नहीं पाए थे कि योगी ने देश के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ विपक्षी दलों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। योगी ने 2024 के लिए 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, यानी विपक्षी दलों को 5 सीटों पर समेटने की सीधी सीधी चुनौती देती है। अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी है। यूपी में बीजेपी इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई। 2019 में बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन तब भी एनडीए का आंकड़ा 73 पर रुक गया था। दरअसल लखनऊ में जिस कार्यक्रम में योगी बोल रहे थे उसमें यूपी बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन संदेश विपक्ष को था, यूपी की जनता को था। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। दरअसल मोदी ने यूपी चुनाव में योगी पर पूरा भरोसा जताया और चुनाव की पूरी कमान योगी को सौंप दी। पार्टी को इसका भी फायदा हुआ और इसलिए अब योगी मोदी का कर्ज उतारना चाहते हैं। विगत 8 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं योगी का एक्शन है क्या। यह है योगी का एक्शन। योगी दरअसल 70,000 से ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने यूपी से माइक हटा दी। 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई। इसके अलावा माइक की आवाज कैंपस तक सीमित रखी गई। गोरखपुर जोन से 8,000 माइक उतार दिए गए। साथ ही साथ वाराणसी जोन में 7,000 स्पीकर हटा दिए गए और हाईकोर्ट के आदेश को अक्षरशः
जमीन पर उतारा गया। योगी आदित्यनाथ के जरिए सड़कों पर नमाज पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। ईद में पहली बार सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। योगी को आपने सुना, इस बार अलविदा की नमाज भी सड़कों पर नहीं हुई। योगी ने कहा मस्जिदों में जगह कम थी, वहां शिफ्टों में नमाज की गई और बिना अनुमति के धार्मिक जुलूसों पर भी रोक लगा दी गई है। केवल पारंपरिक जुलूस को ही इजाजत दी गई है। साथ ही साथ ये सारी चीजें जमीन पर उतर आई, इसलिए योगी को यकीन है इस बार वो 75 सीट जीतेंगे। जरा सुनिए यूपी के लोग क्या कहते हैं, क्या वो वाकई योगी का मिशन 75 पूरा होने देंगे? सुनिए जरा। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम अगर नमाज सड़क पे पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी। योगी सरकार का ये बड़ा अच्छा फैसला है और इसमें हमें लगता है कि उनको 75 से 75 प्लस ही मिलेंगी। जी बिल्कुल दिला देगी। जिस तरह पिछले चुनावों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत बनाया और अच्छे सीटों के साथ कायदें आए हैं, उसी तरह आगे भी कायदें 2024 में आएगी। और जो ये नमाज का रोड में नमाज होने का मुद्दा और लाउड स्पीकर का मुद्दा है, इससे आम जनमानस बहुत खुश है। बिल्कुल ला पाएगी 75 सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सूबे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबके विकास के साथ कार्य करती है। और रही बात आपकी लाउड स्पीकर और रोड के नमाज की, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण लगाया गया है और रोड के नमाज से जाम की समस्या को लेकर के सुरक्षा करा गया है। जो ये लाउड स्पीकर या जो नमाज सड़कों पर हो रही है, उसको बंद कराने से एक तो आम जनमानस को ये राहत मिलेगी, जिससे जाम की निजात मिलेगी। तो इस तरीके से आगामी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत होनी सुनिश्चित है। तो यूपी के लोगों को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर आई, नेपाल से एक विमान क्रैश हो गया। ये जो आप विमान देख रहे हैं, आसमान से गया, गायब हो गया तारा। इस एयरलाइंस का नाम तारा एयरलाइंस है, तारा एयर। ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह का ये विमान था जिसने नेपाल से उड़ान भरी थी और उसके बाद ये लापता हो गया। दिन में खबर आई कि विमान कहां गया किसी को नहीं पता। अगली तस्वीर दिखाइए। विमान के लापता होने के बाद बाकायदा MI-17 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए लगाए गए। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें जरा दिखाइए, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। विमान, ये हेलीकॉप्टर जो थे, ये विमान को तलाश रहे थे। विमान को तलाशने के लिए देखिए कैसे घाटी में, पहाड़ियों के बीच विमान आखिर गया कहां। लंबा सर्च ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद आपको बताऊं विमान आखिर क्रैश कहां हुआ। मैप दिखाइए जरा, मैप के जरिए देखिए कि कहां से विमान उड़ा था। ये देखिए जरा, पोखरा से जोमसोम जाना था विमान को, 67 किलोमीटर। बताया जा रहा है कि मस्टैंग में विमान क्रैश हो गया। एक नदी में विमान गया। सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहां विमान क्रैश हुआ और देखिए आसमान से कैसे गायब हो गया। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पोखरा से जोमसोम के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और तारा एयरलाइंस का 9NAET विमान इसका नंबर था और ये एक 2 इंजन वाला यात्री विमान था। इसमें 2 इंजन लगे हुए थे। सुबह 9:55 पर विमान ने उड़ान भरी थी। सुबह 9:55 पर एयरक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर समेत 22 यात्री सवार थे, यानी लगभग 19 यात्री थे, 3 क्रू मेंबर थे। विमान में 4 भारतीय मौजूद थे, 2 जर्मन के नागरिक भी मौजूद थे। एयरक्राफ्ट में चारों भारतीय मुंबई के रहने वाले थे बताया जा रहा है। और 10:20 पर जोमसोम में इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन उड़ान के 15 मिनट के बाद ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। घाटी में उतरने से पहले पहाड़ों के बीच यह उड़ान भर रहा था और जानकारी न मिलने पर इसकी तलाश शुरू की गई कि आखिर विमान गया कहां। 6 घंटे तक विमान का कोई पता नहीं चल सका है और विमान के पायलट के फोन की GPS ट्रैकिंग की गई कि आखिर विमान है कहां। तो पायलट का जो फोन था उसकी GPS ट्रैकिंग हुई। पायलट के फोन पर लगातार रिंग जा रही थी। बेशक विमान जब क्रैश हो गया उसके बाद पायलट के फोन पर रिंग जानी शुरू हुई होगी। मस्टैंग के कोआंग में क्रैश होने की आशंका जताई गई है और लामचे नदी में बताया जा रहा है ये तारा एयर का विमान गिरा है। फिलहाल इलाके में विमान की तलाश की जा रही है। किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन है, नेपाली आर्मी ने MI-17 हेलीकॉप्टर बाकायदा सर्च के लिए इसके लगाया हुआ है। ये कोई पहला हादसा नहीं, आपको बताऊं इससे पहले 10 नेपाली जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 2016 में इसी रास्ते पर हादसा हुआ था, यानी पहले भी इस जगह पर हादसा हुआ है। पोखरा से जोमसोम जाते समय संपर्क टूट गया था विमान का। दुर्घटना में 23 लोगों की उस दौरान भी मौत हो गई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें
वो देखिए जरा, जो विमान क्रैश हुआ यही एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस का विमान 2016 में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विमान क्रैश हुआ था, 23 लोगों की जान चली गई थी। यानी सेम एयरलाइंस, यही विमान, और लगभग इसमें 22 लोग सवार थे, इसमें 23 लोग सवार थे। 2016 में क्रैश हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, 2018 में, ये देख रहे हैं जरा, 18 में यूएस बंगला ढाका से ये जा रहा था काठमांडू, और इस विमान में 51 लोगों की मौत हो गई थी। ये विमान भी क्रैश हो गया था। अब सवाल यह है कि आखिर विमान क्रैश क्यों होते हैं, किन परिस्थितियों में, आखिर क्या हालात होते हैं जब एक हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके सामने ग्राफिक्स है। दरअसल पायलट की वजह से 50% हादसे होते हैं। पहली बात यह कही जाती है, पायलट पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और पहाड़ियों में विमान का कंट्रोल खो देते हैं। साथ ही साथ लैंडिंग के वक्त ज्यादा स्पीड बनाए रखते हैं, यह भी एक बड़ी वजह होती है। गलत रनवे पर विमान की लैंडिंग हो जाए, वो भी एक हादसे की वजह बनता है। खराब मौसम बड़ी वजह होता है हादसे के। यहां भी बताया जा रहा है इस हादसे के पीछे खराब मौसम वजह हो सकता है। 10% हादसे मौसम खराब होने की वजह से होते हैं। तकनीकी खराबी भी हादसों की वजह होती है। साथ ही साथ इंजन या विमान में फॉल्ट होने से भी हादसे हो जाते हैं। प्रशासनिक गलती से भी हादसे होते हैं, ये भी वजहों में शुमार है। पायलट को कमांड रूम से जानकारी मिलती है और जानकारी के आधार पर ऑपरेशन किया जाता है। गलत जानकारी हादसे की वजह बनती है। विमान में ब्लैक बॉक्स लगा होता है और ब्लैक बॉक्स के आधार पर यह पता चलता है कि आखिर हुआ क्या, जिसमें विमान ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स तलाश किया जाता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कहां गया। ब्लैक बॉक्स की जांच का आधार बनाया जाता है ब्लैक बॉक्स को। लेकिन तो अभी विमान का पता नहीं है, विमान की तलाश जारी है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं कि विमान में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग सवार थे वो जिंदा हैं या नहीं, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। अगली खबर, भक्तों के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश। आज एक जम्मू के कठुआ में ड्रोन मार गिराया सेना ने। ये आप देख रहे हैं उस ड्रोन की तस्वीरें, ये देख रहे हैं जवानों के हाथों में ये ड्रोन है। ये है पाकिस्तानी ड्रोन, जिस ड्रोन को पाकिस्तान ने सीमा पार भेजा और इस ड्रोन को यहां बीएसएफ ने मार गिराया। ये देखिए, इस ड्रोन के साथ ये ग्रेनेड आए हैं। ये देखिए हाथ में जो लिए हुए ये ग्रेनेड है, बाकायदा हथियार लेकर ये ड्रोन आया था। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। अगली तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये उस ड्रोन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उसके साथ जो ग्रेनेड आए हैं, जो लॉन्चर्स आए हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सोचिए किस साजिश के साथ ये भेजे गए थे। मैप के जरिए जरा देखिए आखिर इसके पीछे साजिश क्या है। ये मैं आपको बताऊं क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा होने वाली थी और अमरनाथ यात्रा के लिए मैं आपको बताऊं जहां से मिला है, कठुआ से, पहलगाम से यात्रा शुरू होती है। कठुआ से 276 किलोमीटर की दूरी पर ये पहलगाम से यात्रा शुरू होती है और कठुआ में ये ड्रोन मिला है। तो इसलिए अमरनाथ यात्रा क्या साजिश का हिस्सा हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, देश में सच और सबूतों के दम पर धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। ज्ञानवापी हो या फिर कुतुब मीनार, बात मथुरा की हो या फिर लखनऊ की,